हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर बुक आर.डी. शर्मा। तो कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? तो हम पहुंच चुके थे अपने चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा में, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में, और उसे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए। वहां पर आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर्स तक का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है। एंड अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि इस वीडियो को कैसे फॉलो करना है। पहले आपको शिवानी मैम के वीडियोस देखने हैं जहां पर वो सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं। देन आपको यहां पर आना है आर.डी. शर्मा के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को देखना है, जो कि मैं करवा रहा हूं आपके लिए। तो आपको मालूम है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं इससे पहले के सारे वीडियोस, और ये वीडियोस हमेशा ही 100% फ्री रहेंगे, आपको मालूम है। और हम ऐसा नहीं करते हैं कि बाकी जो मतलब शुरुआत के 2 वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दें एंड बाकी के सारे वीडियोस के लिए हम आपसे फीस चार्ज करें। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन, जो कि मैटर करता है, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में आगे चलते हैं हम, और यहां पर हमारे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। कैसे पढ़ लिया हो कि मैंने बता दिया था आपको। हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि अगर पोजीशन वेक्टर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स की जो मतलब बेसिक चीजें होती हैं उनको बताने में तकलीफ हो सकती है, उनको समझने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो मैंने पहले के वीडियोस में पोजीशन वेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब यहां पर उसको कैसे और एप्लीकेशन में हम ला सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पॉइंट O इज फिक्स्ड एज द ओरिजिन इन स्पेस, ठीक है। ओरिजिन दे दिया स्पेस या प्लेन स्पेस। जब 3D की बात करते हैं हम तो स्पेस बोलते हैं, और प्लेन बोलते हैं जब 2D की बात करते हैं। तो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस होगा तो स्पेस नहीं प्लेन होगा, और जब एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे तो हम उसकी जगह स्पेस यूज करेंगे प्लेन की जगह पर, ठीक है। अब यहां पर ओरिजिन तो सारी जगह सेम ही रहेगा, चाहे प्लेन हो चाहे स्पेस हो, ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहा है? इफ अ पॉइंट O is fixed as the origin in space and P is any point, then OP vector is called the position vector of P with respect to O। ये चीज हमने देखी हुई थी यार। अगर मैं यहां पर एक्स वाई एक्सिस आपके लिए ड्रॉ करूं, ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, तो OP वेक्टर जो है ये क्या होता है? आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी यही बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू O, जो P का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि अगर यहां पर एक और पॉइंट बना दूं मैं M, ठीक है, तो OM वेक्टर ये हो जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं कि मुझे निकालना है MP वेक्टर, तो MP वेक्टर आप कैसे निकालते हो? पोजीशन वेक्टर MP का क्या हो जाएगा? जैसे मैं OM बोल रहा हूं या OP बोल रहा हूं, तो आप समझते हो इस बात को कि P वेक्टर माइनस O वेक्टर आपको करना होता है यहां पर, ठीक है। और अगर मैं MP वेक्टर बोल रहा हूं तो हमेशा याद रखना आपको क्या करना होता है। यहां पर MP वेक्टर की बात करूंगा मैं, तो आप हमेशा जो आपके हेड पर वेक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? P, जो फाइनल वेक्टर है, माइनस इनिशियल वेक्टर आपको करना होता है पोजीशन वेक्टर जब भी निकालना होता है। तो MP की बात अगर मैं करूंगा तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये क्या है? तो ये है आपका OM वेक्टर माइनस, सॉरी MP है ना, तो OP वेक्टर माइनस OM वेक्टर। मतलब कि जो वेक्टर हेड का है उससे आपको टेल को माइनस करना होता है, या फिर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना होता है जब भी आपको निकालना होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये बात क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ये पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पोजीशन वेक्टर। अगर O के रिस्पेक्ट में बात की जाए, OP वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट P के लिए, ठीक है। OM वेक्टर आपका M पॉइंट के लिए उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है ये? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B and C and D, क्वेश्चंस आ गए अब, ठीक है। यहां पर तो यहां पर क्या बोला? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D आर A वेक्टर, B वेक्टर, 2A plus 3B वेक्टर एंड A minus 2B वेक्टर रिस्पेक्टिवली। शो दैट DB equals to 3B minus A and AC equals to A plus 3B। तो यहां पर आपको मालूम है कि अगर मैं बात करूंगा DB वेक्टर की, तो इसको कैसे निकालोगे आप? हेड माइनस टेल। DB वेक्टर क्या होगा? हेड माइनस टेल, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट्स A, B, C एंड D हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? तो वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं A वेक्टर से, B वेक्टर से, 2A plus 3B वेक्टर से। मतलब कि यहां पर अगर मैं आपकी बात करूं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, चलो एक रफ स्केच है,
एग्जैक्टली ऐसा बनेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपसे, लेकिन यहां पर मैं बोलता हूं कि ये ए पॉइंट है तो ओ ए वैक्टर हो गया, ओ बी वैक्टर हो गया, ओ सी वैक्टर हो गया, ओ डी वैक्टर हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ओ ए वैक्टर जो है वो एक्चुअल में कौन सा वैक्टर है, तो ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वैक्टर। ठीक है, ओ बी वैक्टर जो है वो कौन सा वैक्टर है, तो वो बी वैक्टर है। ओ सी वैक्टर क्या है, 2a प्लस 3b वैक्टर। और ओडी वैक्टर क्या है, a माइनस 2b वैक्टर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है डीबी वैक्टर। तो सबसे पहले डीबी वैक्टर अगर आप देखो तो ये बन रहा है डीबी वैक्टर। ठीक है, यहां पर सबके हेड्स बना दो। और डीबी वैक्टर मतलब कि डी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ वो पॉइंट कर रहा है, मतलब कि हेड जो है वो बी है एंड जो टेल है वो क्या है, डी है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे डीबी वेक्टर को कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी माइनस डी। बी वेक्टर क्या था आपका, बी वेक्टर ही था वो तो, और डी वेक्टर क्या है, ए माइनस 2b है। तो आप बोलोगे यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर या फिर ओबी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर, या फिर इसको हेड माइनस टेल से भी याद रख सकते हो आप। तो हेड में आ रहा है आपका बी वेक्टर और टेल में आ रहा है ए माइनस 2b वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हेड है आपका बी वेक्टर और माइनस करोगे ए माइनस 2b वेक्टर। तो कितना जाएगा, b माइनस ए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3b वेक्टर। तो ये आ रहा है 3b प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2b वेक्टर। तो 2b प्लस b कितना हो गया, 3b। तो 3b माइनस ए वेक्टर आ रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, 3b माइनस ए, यही चाहिए था, डीबी वेक्टर आ गया। तो आसान है बहुत, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर में इतना ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हो आप सॉल्व। इसके बाद क्या बोल रहा है, एसी वेक्टर बताओ। तो एसी वेक्टर निकाल पाओगे आप, बताओ जल्दी से। ए प्लस 3b वेक्टर के बराबर एसी वेक्टर को निकाल पाओगे कि नहीं। एसी वेक्टर मतलब कि यहां से यहां आना है आपको, हेड आपका ए है और टेल आपका सी वेक्टर है, सॉरी एसी वेक्टर बोल रहा है, ओके मेरी गलती। तो ए से सी की तरफ आना है आपको। तो आपका हेड है सी एंड टेल है ए वेक्टर। तो यहां पर आप बोलोगे ओ सी माइनस ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी कितना आ रहा है, 2a प्लस 3b वेक्टर, और ओ ए कितना आ रहा है, तो वो ए वेक्टर है। 2a में से एक ए जाएगा तो एक ए बचेगा। तो यहां पर आंसर आएगा आपका a प्लस 3b वेक्टर, और यही प्रूफ करना था आपको। तो बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों का खेल है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालने को 2 पॉइंट के किसी के बीच में आ गया एग्जाम में, तो आप बोलोगे यार इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा वेक्टर्स में। तो पोजीशन वेक्टर अगर कभी आपको टफ लगे भी तो ये एग्जांपल याद कर लेना, ये भाई इतने आसान होते हैं पोजीशन वेक्टर निकालना, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपसे बोला गया था कि ए बी सी एंड डी के 4 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको बताना था भाई कि डीबी कितना होगा और एसी कितना होगा। तो पोजीशन वेक्टर में आपको मालूम है फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है या फिर हेड माइनस टेल करना होता है, और हेड कहां होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है उसकी तरफ, और टेल कहां होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसकी तरफ। तो आपने पहले बोला भाई डीबी वेक्टर मतलब बी माइनस डी वैक्टर करना होगा। बी कितना है, तो बी है बी वैक्टर, और डी कितना है, तो डी है ए माइनस 2b वैक्टर। तो बी में से ए माइनस 2b को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर आया 3b माइनस ए। सिमिलरली एसी के साथ क्या, सी माइनस ए, आंसर आया ए प्लस 3b। तो आसान क्वेश्चन है एकदम, क्लियर करें इसको, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ एबीसी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एबीसी रिस्पेक्टिवली with reference to the origin O, then the position vector of D with reference to O कितना होगा। मतलब आप बोल रहे हो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अब AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ऐसा होता है। अब आप यहां पर जानते हो कि भाई ए पॉइंट जो है उसका वेक्टर उसका जो ओ ए वेक्टर होगा वो कितना है, तो ओ ए वेक्टर आ रहा है ए वेक्टर,
ओबी वेक्टर कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका बी वेक्टर, ठीक है। ओसी वेक्टर कितना आ रहा है, तो ओसी वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर। ओडी वेक्टर कितना आएगा, तो ओडी वेक्टर हमको यहां पर नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो वेक्टर्स होंगे ये भी कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। डीसी और एबी क्योंकि पैरेलल भी हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप बोलोगे कि वेक्टर एबी इज इक्वल्स टू वेक्टर डीसी। ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो इस डी वेक्टर को, मैं डी वेक्टर से लेट में बोलता हूं लेट ओडी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। अब इस डी वेक्टर में हम आंसर तो दे नहीं सकते क्योंकि ए बी और सी वेक्टर तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट ये हमारा ली हुई चीज है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि इसको मैंने डी वेक्टर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है, फाइनल आंसर में आपको डी वेक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं बोलता हूं ए बी और डी सी वेक्टर अगर इक्वल हैं तो भाई यहां पर ए बी वेक्टर जो क्या होगा, वो क्या होगा, बी माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस डी वेक्टर। क्यों भाई, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना हमेशा, सी वेक्टर में से डी वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। सी का पोजीशन वेक्टर डी था, सी था, और डी का पोजीशन वेक्टर डी था। ए बी में बी का पोजीशन वेक्टर बी था और ए का पोजीशन वेक्टर ए था, तो बी माइनस ए किया, यहां पर सी माइनस डी हो गया। हमें वैल्यू निकालनी इस डी वेक्टर की, तो यहां पर माइनस में डी है, डी को यहां भेजो, बी माइनस ए को यहां पर भेजो, तो ये हो जाएगा भाई डी वेक्टर इक्वल्स टू सी माइनस बी प्लस ए। या आप बोल सकते हो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। बस आपको यहां पर पैरेललोग्राम बनाना है और देखना है सबके आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं कितने, ए पॉइंट का ए वेक्टर है, बी पॉइंट का बी वेक्टर है, सी पॉइंट का सी वेक्टर है, डी का आपको निकालना है। तो हमने बोला लेट डी पॉइंट का क्या हो, डी वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर्स भी कैसे होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो हमने बोला कि भाई ए बी वेक्टर इक्वल्स टू डी सी वेक्टर होगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, तो यहां पर हमने बोला कि ए बी मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और डीसी मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, दोनों कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। हमने इक्वेट कर दिया, डी वेक्टर की वैल्यू फाइनली कितनी आई, ए माइनस बी प्लस सी के इक्वल। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना किया हो, इस टाइप के क्वेश्चन ना किए हो और डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएं तो फिर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में तो ये काफी छोटा सा एक चैप्टर है जिसमें सारे के सारे चीजें एक साथ ही दे दी गई हैं, मतलब कि सारी चीजें, मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर को डॉट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सारी चीजें एक साथ दे दी गई हैं। बट ये अपने आप में ही बहुत वास्ट चीजें होती हैं, इनसे बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट सारे हैं, क्वेश्चन सारे हैं कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके जो मतलब जब एग्जाम आएगा तो ये बोलते हैं कि भाई हमने उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, ये भी तो सेम क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आपने ना देखे हो तो भले आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं, लास्ट में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी के साथ एक और बुक करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम ये सीरीज भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो एनसीईआरटी के साथ इनके क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल रेगुलरली बहुत अच्छे तरीके से करो, वरना दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने इसको सॉल्व किया, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। और आपको मालूम है मैं बताकर नहीं निकलूंगा बस कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दो टाइप के होते हैं। आपको मालूम है जब हमने सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में भी किया होगा तो वहां पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो। लोग वरना जनरली इंटरनल डिवीजन बस पढ़ाते हैं और फिर निकल जाते हैं। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है एक्चुअल में। मैं बोलता हूं
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, और ये इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो AC m है और CB जो है वो n के बराबर है, तो m/n का रेशियो जो है मतलब उसके इक्वल है वो। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है कोई पॉइंट और डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटरनल डिवीजन हुआ क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। अब इंटरनली नहीं डिवाइड करता ये, और ये कुछ ऐसा पॉइंट बनता अपना, ये A होता, ये C होता और ये B होता। ठीक है, पॉइंट C यहां पर आ रहा होता, और अब मैं बोलता कि यहां पर AC इज टू CB m/n है, यहां पर भी AC इज टू BC m/n होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। यहां पर A से लेके C तक की डिस्टेंस और B से लेके C तक की डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा m/n, बट C जो है वो A और B के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है, A से लेके C और C से लेके B तक की डिस्टेंस m/n है, और C जो है वो m और n दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन की कहानी होती है भाई, इसको समझकर चलना है अच्छे से। ठीक, अब सबसे पहली बात तो यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला आपके लिए लेकर आया गया है वो इंटरनल डिवीजन के लिए है। इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन में भी आएगा यही फॉर्मूला, और आपको मालूम है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस यहां पर अगर बीच में प्लस है तो एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में क्या जाता है, माइनस का साइन। क्लियर है बात? तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, लेट ए बी एक लाइन है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, एंड बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी। मैंने बोला ओरिजिन से ए का जो पोजीशन वेक्टर था वो ए वेक्टर था, मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं, इस पॉइंट को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, इस पॉइंट को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। पोजीशन वेक्टर तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर होंगे, और इस पॉइंट को हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको ये पता है कि ये किस रेशियो में, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला, थ्योरम इंटरनल डिवीजन, लेट A and B be two points with position vectors A vector and B vector respectively। ठीक है, एंड लेट C be a point, मतलब पोजीशन वेक्टर यानी कि OB जो वेक्टर आएगा वो B वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, OA जो वेक्टर आएगा वो A वेक्टर के इक्वल होगा। अब यहां पर C एक पॉइंट बोला गया है जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यहां पर n नहीं, यहां पर m और यहां पर n लिखो। ठीक है, AC m और CB n लेते हैं हम जनरली। ठीक, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज गिवन बाय OC वेक्टर। OC वेक्टर यानी कि कौन सा वेक्टर भाई, C वेक्टर ना अपना, जिसको हम OC वेक्टर बोलेंगे। ठीक, इक्वल्स टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये बताओ आप मेरे को। यहां पर आप यहां तक पहुंचने के लिए क्या दिमाग लगाओगे शुरुआत से, मतलब कौन सा रिलेशन यहां पर आपको दिखेगा कि भाई हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि OC सी वेक्टर, मतलब कि OC यानी कि सी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आए, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर के। OC वेक्टर इज इक्वल्स टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। ये कैसे पहुंचेंगे यहां पर, तो यहां पर जो चीज आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि आपको पता है AC बाय CB कितना है, वो है m बाय n। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखते हो n डॉट AC इक्वल्स टू m CB। अब m और n तो स्केलर है, स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वेक्टर के साथ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो हम दोनों AC और CB वेक्टर्स ले लेते हैं, तो n AC वेक्टर इक्वल्स टू m CB वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है कि जब AC वेक्टर बोल रहे हो आप तो उसका मतलब है AC, A से C की तरफ उसका हेड C है और टेल A है, मतलब हेड माइनस टेल, यानी कि हो जाएगा n इंटू C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू यहां पर CB है तो B हेड है और C टेल है, तो ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस C वेक्टर, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर इक्वल्स टू MB वेक्टर माइनस MC वेक्टर। आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आप C वेक्टर की वैल्यू निकाल पाओ, तो आप C वेक्टर को एक साइड कर लेते हो। ठीक है, तो यहां पर NC और MC को एक साइड कर लेते हो, यहां पे दोनों NC कैसे आ गए, ये NA वेक्टर है,
तो m को यहां पर भेजते हो, a को वहां पर भेजते हो, ठीक है। तो यहां पर माइनस m आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास आता है mc प्लस nc वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पर, mc वेक्टर प्लस nc वेक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या पहुंचता है, तो mb वेक्टर प्लस का पहले से, और ये माइनस का na वेक्टर वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर। तो यहां से आप c वेक्टर कॉमन निकालते हो तो m प्लस n और ये c वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से आपको कोई चीज कॉमन निकालनी नहीं है, mb वेक्टर प्लस na वेक्टर ऐसे लिखे रहो। तो c वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, mb प्लस na अपॉन m प्लस n, या फिर c वेक्टर को ही आप oc वेक्टर बोलते हो, तो ये आ रहा है mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये आपके जो सेक्शन फॉर्मूला था वो भी यही बोला था भाई, ओसी वेक्टर इक्वल्स टू एमबी वेक्टर प्लस एनए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, और हमने कर दिया प्रूव उसको। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन चीज आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं पर भी कैसा भी एप्लीकेशन आ सकता है किसी भी चीज का। तो सारी चीज अगर आपने पढ़ी हो तो भले ही डायरेक्टली डेरिवेशन कहीं ना आए, बट इसका यूज तो बहुत सारी जगह आएगा, और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहां से आया है ये अगर पता होगा तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, और फिर कैसे भी यूज करवा लो हम कर सकते हैं इसको यूज, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन वाला हमने प्रूव कर दिया। हमको बोला था भाई कि अगर a और b दो पॉइंट है और कोई पॉइंट c उसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि c का पोजीशन वेक्टर oc जो होगा, जहां पर o एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता है हमें पता है, वो mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n के इक्वल होगा। क्लियर है बात। तो यहां पर आपने सबसे पहले बोला भाई कि AC बाय CB हो जाएगा M बाय N के इक्वल, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों को वेक्टर ले लिया, AC वेक्टर होता है C माइनस A वेक्टर और CB वेक्टर होता है B माइनस C वेक्टर, आपने अंदर मल्टीप्लाई करी चीजें, हमें C वेक्टर की वैल्यू निकालनी, तो C वेक्टर को एक साइड ले लिया, C वेक्टर को कॉमन निकाला तो M प्लस N, और वहां पर MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर आ गया, और दिख गया हमें कि फॉर्मूला मिल चुका है। यहां पर C वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी, M प्लस N को वहां पर डिवीजन में लेकर गए, आंसर आ गया MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको, रिमार्क क्या दिया हुआ है कि इफ C इज द मिड पॉइंट, तो हमें पता है यार मिड पॉइंट जब होता तो क्या होता था, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता था भाई उसका मिड सेक्शन फॉर्मूला। बट जब मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करते थे तो सीधे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर देते थे, क्योंकि वहां पर मिड पॉइंट है तो m1 और m2 की वैल्यू 1:1 होती थी। यहां पर भी आप बात करोगे तो ये m और n जो होंगे वो क्या होंगे, 1:1 के फॉर्म में होंगे। ये a हो गया, ये b हो गया। तो आपको पता अगर मिड पॉइंट है c तो m और n की वैल्यू क्या है, 1 और 1 है, तो यहां पर सिर्फ आप m की जगह भी 1 और n की जगह भी 1 रख सकते हो, तो ये आपका 1 इंटू a वैक्टर प्लस 1 इंटू बी वैक्टर अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2। जैसे कि वहां पर x प्लस वाई अपॉन x प्लस x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 अपने कोऑर्डिनेट्स आते थे, वैसे यहां पर वेक्टर जो आएगा वो a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस हाफ को बाहर ले लो, बात वही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है भाई द पोजीशन वेक्टर सी ऑफ द मिड पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो m/n इज गिवन बाय। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कैसे गिवन, मतलब क्या होता है, तो भाई ये सब ना नहीं भी पढ़ोगे तो भी कुछ टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार चीज जान लें तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सी वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n वेक्टर आती है, m प्लस n आती है। अब मैं बोल रहा हूं पोजीशन वेक्टर c की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ये भी चीज है, वही चीज है, लेकिन यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, c वेक्टर होता है mb वेक्टर को अलग ले लेता हूं m प्लस n के साथ, प्लस a वेक्टर na वेक्टर को अलग ले लेता हूं m प्लस n के साथ, और m अपॉन n प्लस n को मैं बोलता हूं लेट m अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू लैम्डा एंड म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू हो जाए, मतलब n अपॉन m प्लस n को मैं बोल दूं म्यू, इस वाले को म्यू बोल दूं और इस वाले को मैं बोल दूं लैम्डा, ठीक है। तो ये सी वेक्टर जो हो जाएगा उसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर।
लैम्डा बी प्लस म्यू ए या फिर लैम्डा ए प्लस म्यू बी, आपके ऊपर है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट इस फॉर्म में आप लिख सकते हो किसको, सी वेक्टर को। तो ये वेक्टर आपको, ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगर आप लैम्डा प्लस म्यू करोगे कभी भी तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं 1, एम अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, दोनों को जब ऐड करोगे तो ऊपर भी एम प्लस एन नीचे भी एम प्लस एन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 1। तो लैम्डा प्लस म्यू कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप ध्यान रखकर चलो। आगे चलते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज गिवन बाय, सी का पोजीशन वेक्टर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, एम प्लस एन को यहां भेज दो और एम बी प्लस एन ए को यहां पर रहने दो। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसा लिख सकते हो, तो कुछ नहीं है यार, ये वैसे भी पता है आपको, इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि बी को आप ओ बी बोलते हो, आपको पता है, ए को आप ओ ए बोलते हो और सी को आप ओ सी बोल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें उसी से सब कुछ रिप्लेस कर दो, बी को ओ बी से, ए को ओ ए से और सी को ओ सी से, तो यही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो देख लो एक बार, सारी चीजें देखते हुए चलो, कोई पता होना चाहिए, कभी भी कहीं कुछ चीज अगर देखने को मिले तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव रिमार्क दैट इफ सी इज द मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है तो हमें पता है एम और एन क्या है, एम और एन क्या है, वो 1 और 1 है। तो ये जो फॉर्म आया था अपना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, मतलब ये फॉर्म क्या, अरे इसको बस ध्यान रखो आप तो, कि हमारा क्या था भाई, सी वेक्टर जो था वो एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन के इक्वल था। मतलब सी वैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था एम प्लस एन और एम बी वैक्टर और एन ए वैक्टर यहां पर लिखा हुआ था। आपको पता है कि ओ ए ओ बी ओ सी से इसको रिप्लेस कर दो और एम और एन को 1 और 1 से, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1 और 1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 ओ सी वैक्टर इक्वल्स टू 1, एन भी 1 है एम भी 1 है, यहां पर एम लिख दो या इधर पे इसको ऐसा लिख दो, ये एम बी और एन ए है ना, एम और एन दोनों 1 है तो 1 बी वैक्टर, बी कितना है ओ बी वैक्टर प्लस 1 ए वैक्टर मतलब कि ओ ए वैक्टर। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो यही चीज आपको बताना है, आंसर नहीं, मतलब ये भी एक फॉर्म है, ये चीज आपको बता रहे हैं, तो ये देखते हुए चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ओसी जो होगा भाई एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन होगा। एक्सटर्नल डिवीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या उसका मतलब होता है। ठीक, तो यहां पर ये बोल रहा है कि इफ लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली and C be a point dividing AB externally in the ratio m is to n, then the position vector of C is given by OC equals to MB minus NA upon M minus N। तो यहां पर मैं एक पॉइंट बनाता हूं भाई, पहले तो AB एक लाइन बनाता हूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है आपका। ठीक है, ये C पॉइंट है, ये एक्सटर्नल है भाई पॉइंट, यहां ओरिजिन है आपका, ये OA OB एंड OC हो गया। ये जो है ये पूरा M है और ये जो है ये है N। आपको पता है एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब AC इज M एंड BC इज N। ठीक है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई किसको, AC अपॉन BC को, किस रेशियो में, M इज टू N में। AC पता है हमको M है और BC कितना है, N है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा NAC इक्वल्स टू MBC। हम वेक्टर ले लेते हैं दोनों साइड, तो N डॉट AC हो जाएगा इक्वल्स टू M डॉट BC हो जाएगा। N और M स्केलर है तो वो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। AC किसका पोजीशन वेक्टर है, तो भाई AC है A और C का, यहां पर ये है A वेक्टर, ये है C वेक्टर, ये है B वेक्टर। ठीक है, तो AC को आप बोलोगे कितना, n इंटू फाइनल माइनस इनिशियल मतलब C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि C वेक्टर माइनस B वेक्टर। मल्टीप्लाई करते हैं NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर इक्वल्स टू MC वेक्टर माइनस MB वेक्टर। MB को यहां ले आता हूं, NC को वहां भेज देता हूं, C वालों को एक साथ करना है तो यहां पर आ जाएगा MB वेक्टर माइनस का MB प्लस का हो जाएगा माइनस NA वेक्टर इक्वल्स टू MC वेक्टर माइनस NC वेक्टर। दोनों में से मैं C कॉमन निकालता हूं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा हूं एक्चुअल में, तो C कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा M माइनस N और यहां पर तो MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर एज इट इज।
तो सी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। यही है आपका पूरा आंसर एक्सटर्नल डिवीजन का। ठीक है, इसको सी वेक्टर को आप ओसी वेक्टर बोल दो भाई, अब पोजीशन वेक्टर ओसी बोलना है, बात वही है। एम ओ बी वैक्टर माइनस एन ओ ए वैक्टर, या इनको यही रहने दो, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो सी वेक्टर क्योंकि हमारा खुद का लिया हुआ था ना, इसलिए उसको ओसी वेक्टर बोल देते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने सी वेक्टर ले लिया था। तो फाइनल आंसर यही आना था, आ चुका है, कर दिया आपने प्रूफ। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है एक्चुअल में, तो एसी तो दोनों जगह सेम है, लेकिन वहां पर सीबी जा रहा था जब सी बीच में था, तो यहां पर बीसी जा रहा है, बी से सी की तरफ एक वेक्टर बन रहा है, इसलिए यहां पर साइन का डिफरेंस आ गया। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर जो कॉपी में लिखा होगा उस नोट्स में आपने चेक करना कि मैं यहां पर बोल रहा हूं एसी तो सही सेम वेक्टर है, लेकिन यहां पर बीसी वेक्टर आ गया एक दूसरा, जबकि पिछले वाले केस में अपना सीबी वेक्टर आ रहा था। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार जरूर देखना और बताना समझ में आई कि नहीं बात। उसका ही डिफरेंस हो जिसके कारण अपना आंसर का जो साइन है वो चेंज हो रहा है बीच में। तो हमको बोला गया था कि एक्सटर्नली एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में ए बी को, तो मैंने बोला ए से सी तक की डिस्टेंस m और b से c तक की डिस्टेंस n है, मतलब कि इनका जो रेशियो है AC अपॉन BC वो है m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, AC से n मल्टीप्लाई हुआ, BC से m मल्टीप्लाई हुआ, AC हुआ C माइनस ए, BC हुआ C माइनस बी, मल्टीप्लाई किया, C वालों को एक तरफ किया, C की वैल्यू निकाला, तो MB माइनस NA अपॉन M माइनस N आया, मतलब C वेक्टर, और उसी को हमने OC वेक्टर बोला हुआ था, तो वो आंसर आ गया। तो जो हमको बोला था प्रूफ करने के लिए वो कर दिया हमने प्रूफ। क्लियर है? यह एक्सटर्नल डिवीजन की थ्योरम है। क्लियर करते हैं, आगे क्या बोलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है भाई आपके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिवीजन का, एक बार लिखो इसको और बताओ इसका आंसर बन रहा है। तो अब यहां पर बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, जॉइन मतलब कि इन दोनों को जो जॉइन कर रही है उस लाइन की बात कर रहे हैं, जॉइन ऑफ द पॉइंट्स 2a माइनस 3b एंड 3a माइनस 2b वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स हैं भाई, मतलब 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। अब एक ही पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग पॉइंट्स निकालने को बोल रहा है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई यहां पर बनाता हूं मैं एक वेक्टर 2a माइनस 3b और दूसरा वेक्टर 3a माइनस 2b। और पहले हम निकालते हैं भाई कोई पॉइंट है बीच में जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में इंटरनली। ठीक है, 2:3 इंटरनली। ये पॉइंट है अपना 2a माइनस 3b वाला, इसको मैं बोलता हूं a, इसको बोलता हूं b, और ये c है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई c के वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो c वेक्टर अगर मैं बोलूं यहां पर c वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, आपको पता है कि इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला का, तो यहां पर आप बोलोगे m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। अब इस केस में m कितना है, तो m है 2, n कितना है, तो वो है 3। ठीक है, b वेक्टर कितना है, तो वो है 3a माइनस 2b, और a वेक्टर कितना है, तो वो है 2a माइनस 3b। तो आप यहां पर बोलते हो c वेक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2b प्लस n कितना है 3 इंटू 2a माइनस 3b अपॉन m प्लस n, और m प्लस n कितना है 5, 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3a 6a माइनस 4b प्लस 3 इंटू 2 is 6a अगेन एंड माइनस 3b मतलब कि 9b, 6a माइनस 9b अपॉन 2 प्लस 3 यानी 5, 6a प्लस 6a इज 12a माइनस 4b एंड माइनस 9b हो जाएगा माइनस 13b, तो ये हो गया 12a माइनस 13b अपॉन 5। ये है आपका आंसर 12a माइनस 13b।
क्लियर है? तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, जहां पर एम आपका 2 है, एन आपका 3 है, ये M2 है, N3 है, ए आपका 2a माइनस 3b है और b आपका 3a माइनस 2b है। तो आपने बोला 2 इंटू 3a माइनस 2b प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3b अपॉन 2 प्लस 3, आंसर आ गया आपका 12a माइनस 13b अपॉन 5। और ये क्या है आपका इंटरनली जो रेशो में 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है वो वाला पॉइंट। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सटर्नली डिवाइड करें, तो यहां पर a पॉइंट बनाता हूं, यहां पर b पॉइंट बनाता हूं, यहां c पॉइंट बनाता हूं। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। अब यहां पर हमें a पता है 2a माइनस 3b है और b पता है 3a माइनस 2b है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2a माइनस 3b और इसको मैं लिखता हूं 2a माइनस 3b, 3a माइनस 2b। c के कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें, c के मतलब वो नहीं पता हमको पोजीशन वेक्टर्स, तो उसको c वेक्टर बोल दिया मैंने। अब हमको पता है एक्सटर्नली अगर इस रेशो में डिवाइड कर रहा है कि ये है आपका m और ये है आपका n, जो m है वो कितना है 2:3 बोला है ना अपन को, तो n को हमें 3 लेना पड़ेगा इस केस में एक्चुअल में, क्योंकि वो क्या हो गया है c के जो पास है, c के जो पास है वो a है, मतलब c जो है वो यहां पर बनेगा आपका, एक्चुअली देखा जाए तो c यहां पर बनेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, अब इसको बोलोगे आप, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, इसलिए ये 2:3 का रेशो है। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो भाई, ये m है, ये n है, तो आप बोलते हो 2 इंटू 3a माइनस 2b, तो यहां पर बोलते हो c वेक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2b माइनस, क्योंकि हमें पता है जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, तो हो जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2b, या फिर लिख दो 3 इंटू 2a माइनस 3b m और इसको b बोल दो, चलो ठीक है, तो एम बी और एन ए माइनस 2 इंटू 3a माइनस 2b अपॉन, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, माइनस से माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन बोलो, या फिर एन ए माइनस एम बी अपॉन एन माइनस एम बोलो, बात सेम हो जाती है। ठीक है, माइनस कॉमन निकालोगे तो फॉर्मूला सेम बन जाएगा दोनों तरीके से। तो यहां पर आपने क्या बोला 3 इंटू 2a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 3a माइनस 2b अपॉन 3 माइनस 2, हो जाएगा 6a माइनस 9b माइनस 6a माइनस 4b अपॉन 1, माइनस नहीं वो प्लस 4b हो जाएगा। ठीक है, तो 6a कैंसल आउट हो रहा है और माइनस 9b प्लस 4b आ रहा है माइनस 5b, तो c वेक्टर जो आ रहा है वो माइनस 5b वेक्टर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना 2:3 का रेशियो बोला था ना, तो हमें पता है कि ये पॉइंट जो होगा वो a के पास होगा, a वाला रेशियो छोटा है a के पास वाला, मतलब a से उस पॉइंट की डिस्टेंस कम होगी और b से उस पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है, तो b के से दूर वाला पॉइंट जो है c है। ठीक है, और a के पास वाला है ac जो है वो 2 है और bc जो है वो 3 है। अब हमने क्या बोला m:n का रेशियो है। ठीक है, तो आपने क्या बोला 3 इंटू 2a माइनस 3b, ये b वाला रेशियो था b से c का, और 2 इंटू 3a माइनस 2b, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2, अपॉन 3 माइनस 2। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 3 इंटू 2a माइनस 3b, क्योंकि b से जो डिस्टेंस थी, b से जो रेशियो था c का वो 3 था। ठीक है, तो ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका m, m इंटू b और n इंटू a, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो इसको अगर आप ऐसा भी लिखते हैं कि भाई 3 इंटू नहीं, पहले क्या लिखते हैं, इसको m अगर मैं बोल रहा हूं तो m इंटू बी भी अगर पहले लिखते हैं आप, ये मैं बोल रहा हूं, यहां पर समझो थोड़ा सा, तो 2 इंटू 3a माइनस 2b भी बोलते हैं आप, माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3b भी बोलते हैं आप। ठीक है,
तो भी जो वैल्यू आती है आपकी, और अपॉन में आप 2 - 3 बोलते, तो भी वैल्यू सेम आती है। क्यों? क्योंकि 3 × 2 × 3 इज 6a, 2 × -2 इज -4b, -3 × 2 इज -6a, -3 × -3 इज +9, तो +9 -4 यहां पर आ जाता बी में, और 6 से तो कैंसिल आउट हो जाता, तो ऊपर आता 9 - 4 मतलब कि 5b वेक्टर, और अपॉन में आता 2 - 3 मतलब -1, यानी ये भी -5b वेक्टर ही आता। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, mb - na अपॉन m - n बोलो, या फिर na - mb अपॉन n - m बोलो, बात दोनों केस में कैसी रहती है? सेम होती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करते हैं आंसर सेम ही आता। तो एक बार खुद से ट्राई करो, इसको मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एक बार शुरुआत से कि हमने क्या क्या किया, जो आंसर्स आए हमारे उसको देखते हैं कैसे लेकर आए। तो यहां पर आपको बोला गया था फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स 2a - 3b एंड 3a - 2b इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही रेशियो 2:3 के आ रहे थे, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे यहां पर, क्योंकि एक ही पॉइंट्स इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने बोला कि यहां पर आप क्या करते हो, तो सबसे पहले 2a - 3b आपने a को दिया, b को दिया 3a - 2b, एंड एक पॉइंट बीच में c बनाया, जिसके पोजीशन वेक्टर को आपने c वेक्टर ले लिया, जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पर 2m है और n 3 है। तो आपने 2 × 3a - 2b अपॉन 3 × 2a - 3b इन सॉरी 2 × 3a - 2b प्लस 3 × 2a - 3b अपॉन 2 + 3 कर दिया। अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है अगर इंटरनली में ना, तो ये जो चीज करी है आपने, इसमें ही बीच में माइनस लगा दो, बस आंसर सेम आएगा। दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह बस बीच में माइनस लगा दो। ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि सी कहां है, किसके पास है, किसके पास नहीं है, मत जानो, नहीं फर्क पड़ता, मत जानो। बस ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें इंटरनली तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है अपना, क्या किया आपने, m × 3a - 2b मतलब 2 × 3a - 2b प्लस 3 × 2a - 3b अपॉन m + n। ठीक है, अब जब एक्सटर्नली की बात होती तो हम क्या करते, m × 3a - 2b माइनस 3 × 2a - 3b अपॉन m - n, और आंसर फिर भी सेम आता। ठीक है, फिर से आंसर कितना आता, सेम आता, ये वाला। क्लियर है, वैसा आता वो आंसर। हमने थोड़ा सा किसके पास आ रहा है ये सब देख लिया, m n को चेंज करके लिख दिया, आंसर वही आएगा, फर्क क्या पड़ता है उससे। ठीक है, तो आंसर ऐसे निकालना है, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आप क्या बोल रहे हैं, if a and b are position vectors of points a and b respectively, then find the position vector of point of trisection of ab। तो ट्राइसेक्शन जो है हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइसेक्शन बहुत अच्छे से समझा हुआ है और किया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है आपको, तो आपको यहां पर एक लाइन बनानी है, इसको ए पॉइंट बोला, इसको बी पॉइंट बोला। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब कि दो ऐसे पॉइंट जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। बात आ रही समझ, तो दो ऐसे पॉइंट जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उनको मैं बोल दिया P एंड Q। अब ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो ये इसका रेशियो क्या आ रहा होगा, तो आ रहा होगा 1:1:1 1:1:1। ठीक है, अब A का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वो है A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वो है B वेक्टर। हमें P का और Q का पोजीशन वेक्टर चाहिए है। ठीक है, तो P और Q का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम यहां पर देखते हैं, जो P पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है। तो A से P का जो पॉइंट है वो 1 है, और P से B तक कितने पार्ट जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं 2 पार्ट्स। तो ये जो P पॉइंट है इस पूरी लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे, P डिवाइड्स जॉइन ऑफ AB इन द रेशियो
1:2। P जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा है जॉइन ऑफ AB को 1:2 के रेशो में, ठीक है। तो अब अगर 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो हमें पता चल गया यार ये M है हमारा, ये N है हमारा। P का वेक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं, तो P वेक्टर को मैं बोलता हूं, ये अगर स्मॉल p वेक्टर है और ये स्मॉल q वेक्टर है, तो P वेक्टर कितना हो जाएगा, तो P वेक्टर हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला तो वही होगा भाई, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n, क्योंकि इंटरनली ही डिवाइड कर रहा, बाहर थोड़ी है b के ये पॉइंट। अब m इंटू बी वैक्टर, तो b वैक्टर तो b वैक्टर ही है, लेकिन m कितना है 1, तो हो जाएगा 1 b वैक्टर प्लस 2 a वैक्टर अपॉन 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा b वैक्टर प्लस 2a वैक्टर अपॉन 3। ये हो गया p एंड Q का निकालना है, तो Q कैसे निकालोगे, तो Q पॉइंट इस पूरी लाइन को कैसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो Q पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड करेगा यहां से यहां तक 2 पार्ट और यहां से यहां तक 1 पार्ट में, मतलब 2:1 में। यहां पर m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू 1, तो Q कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू बी वैक्टर प्लस 1 इंटू ए वैक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां लिखता हूं 2b वैक्टर प्लस 1a वैक्टर अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 2b वैक्टर प्लस a वैक्टर अपॉन 3। तो P एंड Q दोनों के ही पोजीशन वेक्टर आपको यहां पर मिल गए इन टर्म्स ऑफ A एंड B, जो कि गिवन वेक्टर्स थे। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है क्या इसमें, नहीं लग रही होगी भाई, ठीक। तो यहां पर क्या बोला था आपको, A एंड B आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो AB का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब कि ऐसा पॉइंट जो इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक। तो हमने एक पॉइंट को P बोला जिसके पोजीशन वेक्टर को P वेक्टर लिया, दूसरे पॉइंट को Q बोला जिसके पोजीशन वेक्टर को Q वेक्टर लिया, और देखा कि अगर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। अगर मैं तीनों इक्वल पार्ट्स को, 1 तो मैंने रेशियो लिया है, अगर तीनों इक्वल पार्ट्स को मैं लैम्डा ले लेता, तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा इज टू लैम्डा इज टू लैम्डा को आप 1:1:1 भी तो बोल सकते हो, सारे इक्वल है, पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो यहां पर 1:1:1 बोल दिया आपने, और फिर आपने देखा कि अगर P के पॉइंट को देखा जाए तो यहां पर ये P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन को, तो यहां से यहां तक 1 पार्ट था और यहां से यहां तक पूरा 2 पार्ट था, मतलब इसके लिए m हो गया 1 और n हो गया 2। तो हमने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया mb प्लस na अपॉन m प्लस n, और P आया अपना b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर अपॉन 3। उसके बाद Q पर गए अपन और Q पर देखा कि ये A से Q तक 2 पार्ट्स हैं एंड Q से B तक 1 पार्ट है, मतलब M2 है और N1 है। यहां पर आपने फिर से उसी फॉर्मूले में रखा और Q की वैल्यू है 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन भी है भाई, तो मतलब इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, आराम सारी चीजें पढ़ो एंड फुल मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line segment joining P and Q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. P जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट RQ का। तो मैं सबसे पहले तो RQ बनाता हूं भाई, ये हो गया R, ये हो गया Q। अब एक पॉइंट है बाहर, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R तो हमें निकालना है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये P है, PQ लाइन सेगमेंट बनाया मैंने, और एक पॉइंट है बाहर R, ठीक है। ये पॉइंट R है जो कि एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2 में। किस रेशियो में, 1:2 में। तो यहां पर जो m है आपका वो 1 हो गया और n है आपका वो 2 हो गया। P का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b, P का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b एंड Q का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 3b।
हमें निकालना है आर का पोजीशन वेक्टर। तो आर के पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, अगर आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता है तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, तो यहां पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एम बी माइनस एन ए अपॉन बी माइनस ए, एम बी माइनस एन ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप यहां पर क्या बोलते हो भाई, एम माइनस एन, बी माइनस ए नहीं, ठीक है। मैं अभी तक एम माइनस एन एम प्लस एन ही बोल रहा था, या एम की जगह ए और बी बोल दिया था। अगर ए और बी बोल भी दिया था तो आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि ए और बी नहीं, वहां पे एम और एन होगा, ठीक है। अभी अचानक से मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहां पर मैंने लिख दिया, तो वैसे तो मैं सही ही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, तो यहां पर m और n की वैल्यू आपके पास है, b और a की वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यूज पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, mb मतलब 1 इंटू a माइनस 3b माइनस na 2 इंटू 2a प्लस b अपॉन m माइनस n मतलब कि 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा a माइनस 3b माइनस 4a माइनस b अपॉन माइनस 1, या तो a माइनस 4a इज माइनस 3a माइनस 3b माइनस b इज माइनस 4b, तो माइनस 3a माइनस 4b अपॉन माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं भाई वो आ रहे हैं 3a प्लस 4b। अब हमको ये दिखाना है कि जो p है वो मिड पॉइंट है आर क्यू का, P जो है वो क्या है, आर क्यू का मिड पॉइंट है, ये आपको दिखाना है। तो अगर P आर क्यू का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, R और Q का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, तो M और N जो है वो 1 और 1 हो जाएंगे। तो यहां पर P जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, तो मैं बोल सकता हूं भाई क्या, R प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये आना चाहिए P वेक्टर के इक्वल। R प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 जो है वो P वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो R प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, R प्लस क्यू मतलब 3a प्लस a या 3a प्लस 4b प्लस a माइनस 5b a माइनस 3b अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 4a इज 4a, 4b माइनस 3b इज 1b अपॉन 2, यानी कि ये 2a प्लस b बाई 2 आ रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ की है अपन ने, यहां पर 2a प्लस b आना चाहिए था, तो a माइनस 3b तो सही लिखा है, 2a प्लस b भी सही लिखा है, ठीक है। mb यानी r के कोऑर्डिनेट्स देखता हूं मैं, mb माइनस na 1 इंटू a माइनस 3b, तो a माइनस 3b हो गया, माइनस na माइनस 2 इंटू 2a प्लस बी, तो 2 इंटू 2a इज, अच्छा माइनस 2b होगा यहां पर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3b माइनस 2b यानी कि माइनस 5b। तो यहां पर आपके पास ये प्लस का 5b आएगा। भाई यहां पर ये कोऑर्डिनेट सही कर लो, बस थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो 5b प्लस का आएगा, 3a प्लस 5b। क्लियर है, तो 3a प्लस 5b है। अब आपको इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो अब आप बोलते हो 3a प्लस 5b, यहां पर r की जगह 3a प्लस 5b लिखोगे, तो यहां पर आ जाएगा 3a प्लस a इज 4a, 5b माइनस 3b इज 2b। डिवाइड करोगे जब तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस b, और 2a प्लस b ही आपका p वेक्टर है, देख लो 2a प्लस b जो है वही आपका p वेक्टर है, p पॉइंट है। तो आ गया सब, यही आपको प्रूव करना था कि r जो पॉइंट आया है और जो q है, मतलब rq जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर के इक्वल होगा। तो वो आपने प्रूव कर दिया यहां पर। तो क्या क्या बोला था शुरुआत से एक बार देखते हैं हम यहां पर। तो हमें बोला था भाई फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r which divides the line segment joining p and q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1:2 and show that p is the midpoint of the line segment rq। तो p जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट rq का, ये भी बताना था। पहले तो आपको r निकालना था क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था pq को। तो मैंने बोला भाई कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ r होता है r वेक्टर, तो r वेक्टर को आप बोल सकते हो mb माइनस na
अपॉन m माइनस n। वहां पर m और n की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दी और b और a की जगह a माइनस 3b और 2a प्लस b पुट कर दिया। तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आई किसकी, r वेक्टर की, वो आई 3a प्लस 5b। अब हमने देखा 3a प्लस 5b आ गया और q है a माइनस 3b। इनका मिड पॉइंट बोल रहा है p होना चाहिए, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स a और b हैं और उनका मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 2 कर देते हो आप। तो यहां पर हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2। तो वो कितना आ रहा था, 2a प्लस b के इक्वल। हाँ, हमने बोला कि ये भी p वेक्टर के इक्वल है, यानी p जो है वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, x एंड y आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 3a प्लस b। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कब आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो अगर इसके इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस ना करो आप डीप में जाकर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के, तो फिर चीजें समझ में ही ना आए, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि x एंड y 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 3a प्लस b एंड a माइनस 3b रिस्पेक्टिवली। राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट z which divides the line segment xy in the ratio 2:1 externally। तो यहां पर तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, आपको बोला गया भाई कि पोजीशन वेक्टर z निकालो जो कि इस लाइन सेगमेंट को, जो कि x और y है, x और y बना लेता हूं पहले मैं, यहां पर x हो गया, ये y हो गया, और इस बार जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो 2:1 का रेशियो है, मतलब x से ज्यादा दूर होगा और y के पास होगा। 2:1 याद रखना ना, पहला वाला अगर बड़ा है, m बड़ा है तो y के पास होगा, मतलब दूसरे पॉइंट के पास होगा, और n बड़ा है तो पहले पॉइंट के पास होगा, जो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा बड़ा है भाई, m बड़ा है तो दूसरे वाले पॉइंट के पास होगा ये पॉइंट z है ना पॉइंट, हाँ। तो यहां पर आपने पॉइंट z लिख लिया। अभी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस रेशो में डिवाइड कर रहा है कि ये है भैया 2 और ये है आपका 1, ये n है और ये है m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। x कितना है, तो x है 3a प्लस b, और y कितना है, तो y है a माइनस 3b। z आपको निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम फॉर्मूला जानते हैं, mb माइनस एन ए अपॉन m माइनस एन लगाना है, और भले ही वो माइनस का या प्लस का है, फाइनल आंसर तो हमेशा सही ही आना है। ठीक, तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, mb, पहले सबसे पहले z के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो होता है mb वेक्टर माइनस na वेक्टर, बिकॉज एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, अपॉन m माइनस n। तो ये हो जाएगा mb वेक्टर मतलब कि 2 इंटू a माइनस 3b माइनस na वेक्टर मतलब 1 इंटू 3a प्लस b अपॉन m माइनस n मतलब 2 माइनस 1। तो हो जाएगा 2 इंटू a इज 2a वेक्टर, 2 इंटू 3b इज माइनस 6b वेक्टर, माइनस 3a माइनस b अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो कितना आ रहा है ये 2a माइनस 3a मतलब कि माइनस a, और माइनस 6b माइनस b हो जाएगा माइनस 7b। तो हो जाएगा माइनस a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर अपॉन 1। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का भाई, z का, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3a प्लस b और a माइनस 3b के जॉइन को। ठीक है, आपने बोला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो भाई 2:1 का रेशियो है, तो आपने बोला m इंटू b माइनस n इंटू a अपॉन m माइनस n। तो ये सारा फॉर्मूला आपने रख दिया। a जो था वो 3a प्लस b था और b जो था वो 3a माइनस 3b था। सारी वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर आया कितना, माइनस a माइनस 7b अपॉन 1। क्लियर है? क्लियर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस विद पोजीशन वेक्टर्स पी क्यू आर एस, ठीक है, स्मॉल p वेक्टर स्मॉल q वेक्टर, ठीक है, समझ गए ना आप देखकर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट 5p माइनस 2q प्लस 6r माइनस 9s इक्वल टू 0 आर कोप्लेनर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू एस। ठीक है, मतलब कि यहां पर बोल रहा है पी आर एंड क्यू एस जो लाइन सेगमेंट है
उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक। और हमें यह भी बताना है कि ये पॉइंट, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली दो लाइंस, मतलब 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ही प्लेन में आ रही होंगी, ठीक है। तो एक ही प्लेन में बन सकती हैं ऑब्वियसली। यहां पर इनसे जाने वाला एक प्लेन आप बना सकते हो, तो ये कोप्लेनर हो जाएंगी ना। तो बस अगर आपने ये बता दिया कि ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो आप ये बोल सकते हो कि ये लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर, ठीक है। ये लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, 5p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस 6r वेक्टर माइनस 9s वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5p माइनस 2q है, 6r माइनस 9s है। यहां पर देखो किन दो, मतलब दो दो करके अगर मैं यहां पर चीजों को डिवाइड करूं, p q को या q r को या r s को, यहां पर किन दोनों का सम सेम आ रहा है, किन दो पेयर्स का सम सेम आ रहा है। तो क्या 5 माइनस 2 और 6 माइनस 9 सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। 5 माइनस 2 3 है, 6 माइनस 9 माइनस 3 है, बट 5 प्लस 6 11 है। और वहां पर जाएंगे अगर हमारे माइनस 2q और माइनस 9s, तो उनका सम भी कितना आएगा, 11। मतलब कि आप बोल सकते हो 5p प्लस 6r इक्वल्स टू 2q वेक्टर प्लस 9s वेक्टर। मतलब कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 9 11 आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों का जो कोफिशिएंट्स का सम है वो 11 है, तो दोनों साइड में 11 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक। दोनों साइड 11 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर मैं बोलता हूं डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड। दोनों साइड 11 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाता है 5p प्लस 6r अपॉन 11 इक्वल्स टू 2q प्लस 9s अपॉन 11। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर आप इसको लिख सकते हो 5p प्लस 6r अपॉन 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 2q प्लस 9s अपॉन 2 प्लस 9। मतलब कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो लाइन P और R को 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, सेम है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से जो लाइन Q और S को, मतलब जो पोजीशन वेक्टर Q और S को जोड़ने वाली लाइन है, उसको 2:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ना, यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये आपके पास लाइन है कौन सी, P और R, ठीक है। पी आर लाइन है, एक पॉइंट है जो कि इसको 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M5 है, N6 है। तो उसका अगर मैं आपको पोजीशन वेक्टर निकालने को बोलूंगा तो आप बोलोगे सर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पर क्या आएगा, 5r प्लस 6p। ओके, यहां पर 5p और 6r था, तो इसको उल्टा कर देते हैं, यहां पर r और यहां पर p बना देते हैं। अब देखोगे तो आप क्या बोलोगे, 5p प्लस 6r अपॉन 5 प्लस 6, यही होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है जो इस लाइन को 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो सेम है किसके पोजीशन वेक्टर से, जो Q और S को 2:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर अगर Q है, यहां पर अगर S है, तो ये किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको 2:9 के, ठीक है। तभी तो 2q प्लस 9s आ रहा है, 2q प्लस 9s अपॉन 2 प्लस 9। तो यही तो फॉर्मूला होता है अपना, mb प्लस na अपॉन m प्लस n। सिमिलरली यहां पर mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो दोनों जगह का जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि Q और S को ज्वाइन करने वाली लाइन को 9:2 में डिवाइड कर रहा है और R और P को ज्वाइन करने वाली लाइन को 5:6 में डिवाइड कर रहा है। मतलब दोनों एक ही पॉइंट से होकर जा रही हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो
इसको अगर इक्वेशन 1 बोलते हो तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, we can say that the join of the vectors P and R and Q and S intersect at a point. ठीक है, और यहां पर क्या बोला था? Also find the position vector of the point of intersection of the line PR and QS. तो PR और QS का point of intersection का position vector भी यही है, ये तो निकाल ही लिया अपन ने, ठीक है। और हमने ये बता दिया कि ये दोनों सेम भी हैं, तो इनका point of intersection मतलब ये पॉइंट कैसे, ये लाइंस कैसी जो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, और अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो ये कोप्लेनर हैं। अगर कोप्लेनर नहीं होती, मतलब एक ही लाइन एक ही प्लेन पर नहीं आ रही होती, एक लाइन, एक प्लेन ये नीचे वाला मान लो, एक ही ऊपर वाला ये प्लेन है, एक लाइन यहां आती एक लाइन यहां आती, तो भाई ये कैसी होती, इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, एंड एज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट therefore they are coplanar। तो हो गया ये क्वेश्चन प्रूफ। क्या किया हमने यहां पर इसको प्रूव करने के लिए, तो आपको बोला गया था भाई पी क्यू आर एस के पोजिशन वेक्टर पी क्यू आर एस है रिस्पेक्टिवली, और यहां पर एक कंडीशन दी हुई थी 5p माइनस 2q प्लस 6r माइनस 9s इक्वल्स टू 0 आर कोप्लेनर, ठीक है। और वैसे अपन जो दूसरा वाला कर रहे थे ना 5p माइनस 2q और 6r माइनस 9s, इसमें भी आ जाएगा क्या सेम, इनका कोफिशिएंट उधर भेजकर देखना, ठीक है। पर यहां पर दो दूसरी लाइन आ जाएंगी पी क्यू और आर एस, वो हमको चाहिए नहीं थी बेसिकली, तो इसलिए हमने पी आर और क्यू एस वालों को एक साथ कर लिया था, ठीक है। पी और आर वालों को एक साथ और क्यू और एस वालों को एक साथ, क्योंकि पी आर और क्यू एस लाइन को इंटरसेक्टिंग यहां पर प्रूव करना था। दूसरा जो तरीका है ना, वहां से भी करके देखना कि क्या कहीं से और भी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है क्या, बाकी दो किसी को ज्वाइन करके, ठीक है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करके और कहीं से इंटरसेक्टिंग लाइन बन पा रही है क्या, ठीक। अब मैंने यहां पर बोला कि भाई ये जो कंडीशन दी हुई है इस हिसाब से मैं क्या करता हूं, पी और आर वालों को एक साइड रखता हूं और क्यू और एस वालों को एक साइड कर देता हूं। यहां पर मैं देखता हूं दोनों के कोफिशिएंट का सम 11 आ रहा है, मतलब दोनों साइड में अगर 11 से डिवाइड कर दूं तो वैसे भी बैलेंस बना हुआ रहेगा, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि यहां से हमें फॉर्मूला दिख जाएगा mb प्लस na अपॉन m प्लस n का, ये फॉर्मूला हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को देखने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला हमको दिख गया। यहां पर इसके कोफिशिएंट 5 और 6 हैं, तो इस 11 को 5 प्लस 6 लिखा, इसके कोफिशिएंट 2 और n है तो इसको 2 प्लस 9 लिखा, क्योंकि एम बी एन ए अपॉन एम प्लस एन होता है, तो इसको भी ऐसा अपन ने तोड़ दिया। मतलब हमको समझ में आ गया कि पी और आर के जो ज्वाइन है उसको 5:6 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वो कोइंसिडेंट होगा उस पॉइंट से जो कि क्यू और एस के ज्वाइन को 2:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब दोनों पॉइंट सेम ही होंगे, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं उसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट भी कर रही होंगी, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये कोप्लेनर भी हो गई, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा भाई कि ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, दोनों कोप्लेनर हैं, और ये चीज लिख दी हमने कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट द जॉइन ऑफ द वेक्टर्स पी एंड आर एंड क्यू एंड एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड एज द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट दे आर कोप्लेनर। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके जो हमें पोजीशन वेक्टर निकालने को बोला था वो भी हमने निकाल दिया। क्यू और एस के टर्म्स में वो है और पी और आर के टर्म्स में ये है। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको देख के आपको समझ में आ गया कि फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, बट आप ये देखकर समझ पा रहे होगे
कि एनसीईआरटी में जो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी से बता दिया गया है पूरी बुक में, यहां पर डेडिकेटेड उसके जो पोर्शंस दिए हैं उसमें कितने अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इनको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए एनसीईआरटी के बाद ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो। और बहुत अच्छा ही क्यों, मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि फुल मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, तो अगर वीडियोस आपको सारे टाइम पर मिल जाते हैं, आप अच्छे से सारे टाइम पर देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ढूंढने में वीडियोस को कोई भी दिक्कत होती है, टाइम नहीं समझ में आता कब वीडियो आ गया कब चला गया, मिल नहीं रहा है, ढूंढने में दोबारा प्लेलिस्ट नहीं समझ में आ रही, तो टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे वहां पर केजी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएसटी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको। और सारे कोर्सेज फ्री हैं 100% और बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं। और आपको मालूम है कि यहां पर किसी भी दूसरे चैनल के समान एक भी वीडियो के बाद आपसे एक भी रुपया या पैसा नहीं मांगा जाएगा। यहां पर सब कुछ 100% फ्री है और हमें सिर्फ मैटर करता है आपका एजुकेशन और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 को क्लिक करना। जैसे क्लास 12 को क्लिक करोगे वहां पर क्लास 12 के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा में जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर दिखने लगेंगे आपको। और आपको जो भी वीडियो छूट गया है या दोबारा देखना है, आपको मिल नहीं रहा है, तो वहां पर जाकर आप देखना, उसका टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, आपको समझ में आएगा हाँ यही वीडियो है। क्लिक करना, वहीं वो वीडियो में आपको समझाने लग जाऊंगा सारी चीजें और आपको अच्छे समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं इसके बाद ये आप लोगों का भाई ड्यूटी है कि आप उसको एक बार घर में एक और बार देखकर करें, उस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड फिर मुझे बताएं कि सब कुछ आपसे सही से समझ में आ रहा है, बन रहा है कि नहीं। ठीक है, जहां पर जो भी प्रॉब्लम होगी हम बैठे हुए हैं आपके लिए, आपको सब कुछ बताएंगे भाई। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर किया करो, इंटरेक्शन बना रहे ताकि। ठीक है, तो अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो इतना तो बनता है ना।